अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। आज के दिन की मुनासबत से अगर बात करें तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पार्लिमानी निज़ाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद तो अवाम को पार्लिमान की अहमियत से आगाह करना, जमहूरी रवायात से रूशनास करवाना है। मगर मैं यहाँ ये सवाल उठाना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें या अवाम को पार्लिमान की अहमियत या जमहूरी रवायात से आगाह करवाना है, क्या वो ख़ुद उसकी अहमियत से आगाह हैं? इस खुसूसी दिन के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का जो पैगाम जारी हुआ वो एक लिहाज से काफ़ी दिलचस्प है। इसमें कुछ पॉइंट्स का अगर जिक्र करें तो इस पैगाम में उन्होंने कहा कि पार्लिमान हमारे जमहूरी निज़ाम की असास है। इसके बाद वो पैगाम में ख़वातीन की क़यादत और जदीद कानून साजी पर ज़ोर देते दिखाई दिए। फिर उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह मुल्क का आइन आर्टिकल 51 और 59 के तहत ख़वातीन को मखसूस नशिस्तों के ज़रिए ईवान में नुमाइंदगी का हक़ देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ास तौर पर इस बात का क्रेडिट भी लिया कि किस तरह 8 ख़वातीन सेनेटर्स और 4 मेंबरान कौमी असम्बली इस वक्त पार्लिमानी कमेटियों की चेयरपर्सनस के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। अगर मैं मखसूस नशिस्तों पर वज़ीर आज़म साहब की बात पर आऊँ तो इससे पहले मैं यहाँ पर सिर्फ इन्हें यह बताना चाहता हूँ कि वो जिस जमहूरियत की तारीफ़ कर रहे हैं, आज से कुछ रोज़ पहले उनकी कैबिनेट के अहम वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब मुल्क के निज़ाम हुकूमत को हाइब्रिड मॉडल करार देते हुए ये कह रहे थे कि ये निज़ाम बेहतरीन काम कर रहा है। मैं यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब पर तनकीद नहीं करूँगा क्योंकि जो उन्होंने बात की वो ढकी छुपी नहीं है, मगर एक अहम वज़ीर की तरफ से हाइब्रिड निज़ाम के हक़ में इस तरह की दलीलें दी जा रही हों तो वज़ीर आज़म साहब को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि मुल्क में जमहूरियत या पार्लिमान की हैसियत क्या है। इस तरह मखसूस नशिस्तों की बात की जाए तो जिस तरह एक आइनी बेंच ने 7-3 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फ़ैसले के मुकाबले में पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को दुरुस्त करार दिया और मखसूस सीटें तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय कौमी असम्बली की दीगर जमातों में तकसीम करने का एक मुख्तसर फ़ैसला जारी कर दिया। इससे शायद मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को तो कुछ दिनों के लिए फ़ायदा मिल जाए, मगर ये पार्लिमान और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। फिर 26वीं आइनी तरमीम की मिसाल भी हमारे सामने है। दूसरी जानिब इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हमें तहरीक इंसाफ जो बातें करती हुई दिखाई दे रही है और इस निज़ाम को गैर जमहूरी निज़ाम कह रही है, मगर यौम जमहूरियत के इस दिन पर तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने इस पार्लिमान या जमहूरी रवायात को कितनी अहमियत दी। 3.5 साल की हुकूमत में कानून साजियों के लिए पार्लिमान को नज़रअंदाज करके ऑर्डिनेंसेस का सहारा लिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा कि यह सिर्फ हंगामी हालात में जारी किया जा सकता है। खान साहब के दौर में तकरीबन 60 से ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस जारी हुए। फिर उनका ये एतराफ़ भी सामने है कि असम्बली में वोटिंग के लिए इत्तेहादियों को एजेंसीज़ के ज़रिए बुलाना पड़ता था। इससे पहले चले जाएं तो हमने देखा कि 2018 में पंजाब और मरकज़ में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ना होने के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए इनके नंबर्स पूरे किए गए। 2014 के धरने के दौरान अंपायर की उंगली उठने का जो जुमला मशहूर हुआ वो भी इस बात का सबूत है कि तहरीक इंसाफ की नज़र में पार्लिमान की कितनी अहमियत थी। आज की बात करें तो केपी बजट पर जो हमें खान साहब की हिदायत नज़र आईं वो भी हमें ये बताती हैं कि पार्लिमान की उनकी नज़र में कितनी अहमियत है। एक जेल में बैठा शख्स सूबे के बजट को अपनी मुशावरत से मशरूत करे, इस रवैये को भी कतन जमहूरी नहीं कहा जा सकता। चंद हफ्तों बाद हम अपनी आज़ादी का 77वां साल मनाने जा रहे हैं। इस 77 साल की तारीख़ में पार्लिमानी निज़ाम सिर्फ 22 साल रहा। इसमें एक तरफ तो आज हम पार्लिमानी सिस्टम को ना चलने देने की बात कर सकते हैं, मगर जब सियासी जमातें इक़्तिदार में आकर हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ़ें करें तो यहाँ पर यह सोचना चाहिए कि इन गलतियों का बेनिफिशरी कौन है। प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। इससे पहले कि सियासी मौज़ूआत पर हम बात करें, आज चूँकि मुल्की सियासत के हवाले से अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यौम पार्लिमान मनाया जा रहा है और इस दिन जो पार्लिमान की फंक्शनैलिटी होती है या उसका किरदार होता है उस पर एक डिबेट भी जनरेट करने का अच्छा मौका है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये इंस्टीट्यूशन जो कि मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ के बाद हमने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है और सियासी निज़ाम बहाल होता है, तब से लेकर अब तक जो ट्रेजेक्टरी है इसकी, क्या लगता है आपको कि कोई हौसला अफजा है या फिर जो तहरीक इंसाफ का ऑफिशियली मौक़िफ़ है आप उससे डिफ़र बिल्कुल भी नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। यौम पार्लियामेंट अगर मना रहे हैं तो मैं इसको बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप मेरे से पूछें कि पिछले 12-13 साल में जब से मैं पार्लियामेंट का हिस्सा बना हूं, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट ने अपनी वक़्त कम की है और बहुत हद तक अपनी अफादियत खोई है। खासकर 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं
जिसके बाद अगर आप सोचें तो उसकी अहमियत या इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। एक तो अगर आप देखें तो जो जिस तरीके से रजीम चेंज हुई, नेचुरल नहीं था वो सारा। और उसके साथ साथ जब उस दौर में एक अपोजिशन लीडर ऐसे बने जो एक दूसरी जमात से टर्न कोट थे, जो हमारे इस वक्त के तहरीक इंसाफ से टर्न कोट हुए, फिर अपोजिशन लीडर बने, एक ड्रामा सा बना। लेकिन असल में जो तहरीक इंसाफ की जो सियासत, तो चलो अपनी जगह वो हमारी जमात की इश्यूज हैं, लेकिन पार्लियामेंट को जो जो डज लगी है वो तब लगी जब पार्लियामेंट के अंदर से मेंबर पार्लियामान को उठाया गया, गायब किया गया, ले जाया गया। आज तक नहीं पता चल सका वो कौन लोग थे, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और मुल्क में, बाकी मुल्क में तो छोड़े, किसी को क्या अमान मिलेगी। पार्लियामेंट के अंदर से अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान को जिस तरह ले जाया गया, उसने बड़े सवालात खड़े किए पार्लियामेंट की सॉवरेंटी पे। और अगर वो एक इंतजामी तरीके से पार्लियामेंट को डज लगी है, जिस तरह माजी में भी होता रहा, और इस गंगा में सबने हाथ धोए हैं, मैं किसी को नहीं, अपने आप को या किसी को भी बरे ज़मा नहीं कहता, लेकिन जो 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से हुई है मुजम्मिल साहब, मैं समझता हूं उससे किसी भी पार्लियामेंटेरियन का, किसी इंतजामिया के शख्स का या अवाम का या आप जैसे जर्नलिस्ट का सर फख्र से बुलंद नहीं हुआ कि एक आईनी तरमीम को गैर आईनी तरीके से किया गया, और उसकी बुनियाद पे सिर्फ आईनी तरमीम नहीं हुई बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक पे डाका डाला गया और सुप्रीम कोर्ट के गले में एक तोक डाल दी गई। अली साहब उस पे तो ऑन द कॉन्ट्ररी आर्ग्यूमेंट ये है कि पार्लियामान की सॉवरेनिटी मजबूत हुई है और हमने अपने आप को एज एन अथॉरिटी जुडिशरी से ऊपर रखा है। तो आप कह रहे हैं कि इससे पार्लियामान ही कमज़ोर हो गई। हुकूमत कहती है कि पार्लियामान ने अपर हैंड लिया है, जो कि पहले होना चाहिए था। अगर जनरल तरीके से मुजम्मिल साहब हो तो क्या मजाका है, लेकिन अगर आपको मेंबरान पार्लियामान को अगवा करना पड़े, उनके मफादात को खरीदना पड़े, उनके फैमिली मेंबर्स को थ्रेट करना पड़े, उठाना पड़े, अगवा करना पड़े, ब्लैकमेल आपको करना पड़े। आज भी आप देखें हमारे तहरीक इंसाफ की मेंबर को, उस्मान साहब जो है, उनको अचानक शहबाज शरीफ साहब की मोहब्बत उनके दिल में जागी, और ये मोहब्बत का जो उनका था जरासीम जो उनमें थे, वो तो खैर 26वीं आईनी तरमीम के जमाने से पैदा हो चुके थे, लेकिन आज वो पूरे जोरों शोर के साथ नजर आए। और मैं समझता हूँ कि उनकी आज की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स के लिए कोई इज्जत वाली बात तो नहीं है। अच्छा। कि आप की जमात के प्लेटफॉर्म से कोई नहीं आया और आज आप उनसे मिल रहे हैं, तो इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। अगर तो आईनी तरामीम आईनी तरीके से हों, उससे पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ मजबूत होगी। लेकिन अगर आईनी तरामीम गैर आईनी तरीके से हों और उसकी बुनियाद पे बुनियादी इंसानी हकूक भी सलब किए जाएं और सुप्रीम कोर्ट की आजादी भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो वो फिर आईनी तरामीम नहीं है। माज़रत चाहता हूं, वो गैर आईनी तरामीम। ठीक है, इस पे अली साहब वज़रा आज़म की अगर हाजिरी की बात कर लें, 2-3% से ऊपर नहीं जाती, इंक्लूडिंग खान साहब। आपके दौर में भी 40 से ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस पास हुए और प्रेसिडेंट हाउस जो था दरअसल वो लेजिस्लेशन का एक इंस्टीट्यूशन बन गया। अब आकर करंट गवर्नमेंट की आपने खुद बात बता दी। ख्वाजा आसिफ साहब एज अ डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम कामयाबी दिखा रहा है। तो इसके बाद जो अब जिन नौजवानों की आप बात करते हैं, अगर वो ये देख रहे हों कि ये इदारा जहाँ पर हमारी बात होनी थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल वाली बात, वो तो किसी और निज़ाम की तारीफ़ कर रहा है, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं आ रहा, लेजिस्लेशन हो नहीं रही, तो किसको देखें फिर, किस तरफ देखें नौजवान? नहीं, नौजवान को होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमने भी नहीं छोड़ी, लेकिन आइडियल सिचुएशन नहीं है। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का वजीर था और मुझे खान साहब ने कह रखा था कि आप यहाँ तरमीम लेके आए ताकि मैं हफ्तावार, जिस तरह यूके पार्लियामेंट में वजीर आजम आके जवाब देता है अपने सवालात का, वक्फा सवालात में मैं आना चाहूँगा। मैंने उसकी तमाम तैयारी कर ली, तमाम अमेंडमेंट्स तैयार कर ली, लेकिन पहले दिन जिस तरह उस वक्त की अपोजिशन जो आज हुकूमत में है, जो आज हमें बड़ा जमहूरियत का दर्स देते हैं, पहली स्पीच ही उस वक्त के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब को नहीं करने दी, और उसके बाद से फिर वो चीज उस तरह से हो ना पाई। मुझे कहने दीजिए कि जो पाकिस्तान की जमहूरियत है, अगर आप पोस्ट जिया रजीम में जाएं, जिया साहब के बाद जब जमहूरियत फिर बहाल हुई, जिस तरह भी हुई, आप भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं,
आप उन लोगों में से हैं जो हिस्ट्री को आपके नजरिए से इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी सोच को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि तमाम एंकर जर्नलिस्ट को हिस्ट्री का अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए और आप अपना एक व्यू बनाएं। तो जब से मैं देखता हूं सन 88 के बाद जब मोहतरमा आई और मियां साहब आए, मैं तो इसको शख्सी मतलब अनानियत ही समझता हूं कि एक ही शख्सियत की हुक्मरानी होती है और उससे कोई इधर उधर हो नहीं सकता, चाहे वो फिर 8वीं तरमीम के जरिए फ्लोर क्रॉसिंग का इशू आया या फिर 7वीं तरमीम के जरिए एक बावर्दी सदर को सदर मुंतखब कराना आया, या फिर जिस तरह भी आप देखें, हम बतौर सियासी जमातें नहीं, हम तो डिक्टेटर्स को बड़ा दोष देते हैं, जो दोष देना चाहिए, जो उन्होंने किया अच्छा नहीं किया, लेकिन हमने अपनी जमातों में कौन सी जमहूरियत लेके आए? बिल्कुल बड़ी जमातों की मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं। वाहिद हमारी एक मिसाल है, हमने एक कोशिश की थी 2013 में, उसके बाद हमारी भी नहीं हो सकी, लेकिन सवाए जमात इस्लामी के, जिसकी बहुत सी चीजों से मैं भी एग्री नहीं करता, आप भी नहीं करते होंगे, जमात इस्लामी के अलावा मुझे कोई जमात दिखा दें जहां एक प्रॉपर सेटअप मौजूद हो सारा। लेकिन फिर जमात इस्लामी जिस तरह, माजरत के साथ मेरे जमात इस्लामी के भाई या दोस्त नाराज ना हो, लेकिन जिस तरह आप यूज हुए तो वो भी फिर वो आपकी तमाम जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो फिर दैट गोज फॉर अ 6। ठीक है। तो अभी खान साहब, आखिरी बात खान साहब से 16 फरवरी को जब मैं पिछले साल मिला था, फिर बाद में कुछ मुलाकातें हुई, 7 मंथ्स हो गए, दे नॉट लेटिंग मी मीट हिम, लेकिन 16 फरवरी की मुलाकात में खान साहब ने ये बात की थी कि मैं अगर बाहर आता हूं इंशाल्लाह तो मैं अपनी जमात में 2013 की तर्ज पे एक बड़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर करूंगा। अगर वो हुआ तो एक जेन्युइन डेमोक्रेसी की तरफ हमारी जमात कम अज कम पेशरफ्त करेगी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, हमसे बहुत पुरानी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, इनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी बड़ा इनाम है। ठीक है, मतलब ये जो पार्लिमानी निज़ाम तो तभी आएगा जब पार्टीज डेमोक्रेटिक होंगी। आगे बढ़ते हैं सुवात में, जो लोकल गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाते मुजम्मिल साहब, बिल्कुल नहीं जाते। सबसे बड़ा देखें, ये जो मुशर्रफ की बात थी ना, मुशर्रफ साहब की, तो मैं किसी बात से एग्री नहीं करता, लेकिन उनकी 2 बातों से जरूर करता हूं। मतलब जिस तरह उन्होंने जमहूरियत का कबाड़ा किया सारा, वो तो एक अलग डिबेट है, बहुत गलत किया, लेकिन एक जो प्राइवेट चैनल्स लेके आए, मैं समझता हूं कि एक अच्छा स्टेप था। और दूसरा जो वो एक हमें ताना देते थे कि तुम लोग सियासी जमातें जो हैं, तुम में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। आज किसी एक सियासी जमात का मुझे नाम बता दें जो लोकल गवर्नमेंट के हक में हो, क्योंकि वहां उनका सियासी कंट्रोल खत्म होता है। इस्लामाबाद से 18वीं तरमीम के जरिए कंधे पे इख्तियार पेशावर, कराची, क्वेटा और लाहौर ले जाना तो पसंद है, लेकिन लाहौर से, पेशावर से, क्वेटा से, कराची से फिर दादू या सवाट या फिर कालाशाह काकू या फिर किसी दूर पार की किसी डिस्ट्रिक्ट में, बलूचिस्तान में, जाफराबाद में, फिर अपना इख्तियार नीचे देना हमें पसंद नहीं है। इसका मतलब है हर किसी के अंदर एक एक फिरौन बैठा है, मतलब हर किसी के अंदर एक एक डिक्टेटर बैठा है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोकल बॉडीज के लोकल गवर्नमेंट कहें, लोगों को बाइख्तियार करो भाई। बिल्कुल ठीक है। एमएनए का क्या काम है, ट्रांसफार्मर लगा रहा है, एमपीए का क्या काम है, जाके नाली गली पक्की कर रहा है, वो इसलिए करते हैं क्या? देखें, मैं तो हल्के का सियासतदान हूं, मैं तो ये 3री टर्म अल्लाह ने इज्जत दी है, भेज दिया है। मैं आपको बताऊं, इस पर प्रोग्राम करें, इनके चेहरों से मास्क खींचें बड़े बड़े लीडर्स के, कि अगर लोकल गवर्नमेंट चालू हो गई, लोकल गवर्नमेंट अब अमल में आ गई, कोई एमपी एमएनए के डेरे पे ट्रांसफार्मर नाली गली के लिए, सुई गैस के कनेक्शन के लिए नहीं जाएगा। जब वो नहीं जाएगा, नहीं, वो फिर तरक्कियाती फंड्स भी आगे देने पड़ेंगे ना, तरक्कियाती फंड्स भी आगे बांटने पड़ेंगे। जब आवाम एम्पावर होगी ना, जब आवाम एम्पावर होगी तो हम नाम नहाद लीडर जो है ना, हम डिसएनफ्रेंचाइज फील करेंगे, हमारे डेरे पे खामोशी होगी, हमारे सामने हाथ बांधे लोग नहीं होंगे, और हमें सबको माफ कीजिएगा, हम सबको लोगों को गुलाम बनाने का शौक है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवात में अफसोसनाक वाक़या होता है, 3रा टर्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। 2 घंटे एक फैमिली मिंगोरा रिवर में खड़े होकर रेस्क्यू का इंतज़ार करती है, ना कोई हेलीकॉप्टर ना कोई बोट आती है। तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि 26 नवंबर का धरना हो तो उस पर पख्तूनख्वा की हुकूमत की सुपरविज़न में फायर ब्रिगेड से लेके, बुलडोज़र से लेके और हर किस्म का जो पैराफर्निलिया है सूबाई हुकूमत का, वो सड़कों पे आ जाता है, यहाँ पर नहीं आता। रेस्क्यू इदारे जो थे वो बिल्कुल गायब थे। कैसे डिफेंड करेगी पीटीआई इसको? मुजम्मिल साहब देखें, इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा।
मैं कहूंगा अपनी कोताहियां भी उसमें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। कुछ कुदरती आफात ऐसी होती हैं कि फौरी आप रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब आपका रिएक्शन आए तो फिर वो रिएक्शन से लगे कि आप प्रिपेयर्ड हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जिस तरह अभी हमारे कुछ दोस्त ही हैं मुस्लिम लीग नून के, मैं दुश्मन तो नहीं कहूंगा, जिस तरह लाहौर में बैठ के दांत निकाल के मुस्कुरा के इस वाक़े का मजाक उड़ाया, वो भी बैड टेस्ट में था। लाशों पे सियासत नहीं करनी चाहिए। जिस तरह अगर आपने देखा होगा तो हाफिजाबाद में एक खातून के साथ जो एक बदकिस्मत वाकया हुआ, आपने मुझे या किसी पीटीआई की लीडरशिप को नहीं देखा होगा कि उस पे उन्होंने गंदी सियासत की। अली साहब उसको छोड़ दीजिए, वो तो पॉलिटिकल एंगल है। मैं पूरा आपके सामने पूरी चीज रख रहा हूं। मैं ये कहूंगा कि चाहे लाहौर है या पेशावर है या कराची है या क्वेटा, तो चलो हम ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, वहां तो हालात ही ठीक नहीं है। हमें अपनी जो रेस्क्यू का जो मैकेनिज्म है उसको स्ट्रांग करना होगा। अब ये देखिए जो सवात का वाकया हुआ है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि जहाज वक्त पे ना पहुंच सका, क्योंकि वो रिएक्शन टाइम शायद इतना नहीं था कि आप पेशावर से हेली उड़ा के ले जाते। मैंने गंडापुर साहब से भी पूछा, गंडापुर साहब ने भी बताया कि वो तैयार था, लेकिन मौसम की वजह से शायद पहुंच ना पा रहा हो क्योंकि वक्त बड़ा कम था। हालांकि एक चीज गंडापुर साहब के खिलाफ भी बड़ी गलत जा रही है, जो तंबू वाली बात है ना, वो 2 दिन पहले की है। बिल्कुल, हाँ, ये बड़ा उनके खिलाफ गलत कैंपेन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां जो तजावजात थे, जो नेचुरल कोर्स ऑफ जो रिवर्स हैं, उसमें जब होटल्स को अलाउ कर देते हैं, जब उधर आप बिल्डिंग्स को अलाउ कर देते हैं, तो पानी की फ्लडिंग अचानक फिर ज्यादा आती है। उस पर चेक होना चाहिए। दूसरा, जो रेस्क्यू मैकेनिज्म है उसमें आपको फोर्सेस से भी हेल्प लेना होता है। मैं समझता हूं कि नेवी से आप हेल्प लें, उनको ट्रेन करें। वहां सवात में या जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जो पंजाब में आते हैं, इस तरह मरी साइड है या हमारे साइड पे गिलगित है या नॉर्थ साइड पे नारान है, तो जो हमारे साइड पे हम अपने उनको इक्विप करें। अली साहब शॉर्टली जो टिम्बर माफिया का काम है वो उस तरह ही चल रहा है। अपर स्वात की बात कर लूं मैं, बिकॉज आई हैव आल्सो बीन टू ऑल दीज एरियाज। तो जितने दरख्त वहां पर कट रहे हैं, जितनी तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो जो बिलियन ट्री सुनामी का विजन था वो कहां गया? तीसरे टर्म के बावजूद डिफॉरेस्टेशन हो रही है। दरख्त तो मुजम्मिल साहब बेशुमार लगाए गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी बात में बिल्कुल वजन है कि डिफॉरेस्टेशन भी हुई है और उस पर चेक भी होना चाहिए। जो वज़रा होते हैं मुख्तलिफ, पिछले दिनों भी मैं एक वजीर KP हाउस में ही थे, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनको मैंने, स्पीकर साहब भी थे हमारे सूबे के, उनको मैंने ये कहा कि मैं गया हूँ इस साल वहाँ मानसेरा एबटाबाद, हजारा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का फंक्शन था, एंटी इसराइल कोई आज़ादी और कश्मीर के हक में। तो मैंने देखा हुआ दरख्त का, तो मैंने पूछा कि दरख्तों की क्या पोजीशन है, तो मुझे बताया गया कि एबटाबाद और इन एरियाज में उन्होंने बड़ी सख्ती की है कि डिफॉरेस्टेशन ना हो, लेकिन जो इलाके थोड़ी नजर से दूर होते हैं वहां लोग अपनी कारगुजारी कर गुजरते हैं। और यहाँ मुझे ये बात एक्सेप्ट करने में कोई आर नहीं है कि जहां भी डिफॉरेस्टेशन होती है, इंतजामिया या हुकूमत के कुछ लोगों की मिली भगत के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस पे बिल्कुल वी नीड टू पुट अवर हाउस इन ऑर्डर। आई डोंट डिसएग्री। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है मखसूस नशिस्तों का, और इसके बाद अब 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट की अलायंस को हासिल हो गई है। आपकी पोजीशन मजीद कमज़ोर हो गई है, तो मूविंग फॉरवर्ड जो एहतजाजी तहरीक थी वो भी अब तक नज़र नहीं आ रही तहरीक इंसाफ की, और पार्लियामान में भी इतना बड़ा वज़न जो है वो हुकूमत के पलड़े में पड़ गया है। तो अब क्या करेंगे आगे? देखिए, पॉलिटिकली तो तहरीक इंसाफ का नैरेटिव स्ट्रांग हुआ है। मैं नहीं समझता अवाम में या पॉलिटिकली हम वीक हुए हैं। पार्लियामेंट्री टर्म्स में हम, यस, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा कि हम वीक हुए हैं। हमारी नशिस्तें उठा के उनको दे दी हैं। इससे सही मायनों में अगर किसी इदारे की अवाम की नजर में वक़्त कम हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसका मुझे बतौर वकील भी दुख है। आपको भी होना चाहिए कि मैं चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी अदालतें मजबूत ना सिर्फ हो बल्कि नजर आए। वो कहते हैं ना, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो जस्टिस वाज, इन माय हम्बल ओपिनियन, नो पर्सनल बात, लेकिन इन माय हम्बल ओपिनियन नीदर द जस्टिस वाज डन नॉर इट वाज लुकिंग टू बी डन। जिस तरह एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में हमें बात सुननी पड़ी, इसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि एक जमात जो खैबर पख्तूनख्वा में कोई जमात 2 या 3 सीटें लेके आती है, उसको आप उसकी जीती हुई सीटों से 3 गुना ज्यादा माली गनीमत दे रहे हो। यार, ये तहरीक इंसाफ की सीट है, क्योंकि माली गनीमत थोड़ी था ना। दूसरा, अगर आप लीगल टर्म्स में देखें तो हमारे लीगल जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको समझते होंगे, आप भी समझते हैं कि जब भी रिव्यू होता है, रिव्यू बड़े फैसले की मेरिट्स को कभी टच नहीं करता, थोड़ी बहुत इलीगैलिटी को टच कर सकता है। दूसरा ये है कि रिव्यू में हमेशा वही जज बैठते हैं
जिन्होंने फैसला किया होता है। और तीसरा कि 12 जजों का फैसला 13 जज चेंज करेंगे, 13-14 चेंज करेंगे। ये पहली बार हुआ है कि 13 जजों का ओरिजिनल फैसला 12 जज बैठ के चेंज कर रहे हैं, माइनॉरिटी बेंच बैठ के चेंज कर रहा है। तो इससे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में कोई इजाफा नहीं हुआ और मुझे इसका दुख है। सही। इस पे अब इख्तलाफात की जहाँ तक बात है तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया अलीमा खान साहिबा से कि पख्तूनख्वा का बजट खान साहब से पूछे बगैर पास हो गया, माइनस तो नहीं हो रहे वो। उन्होंने कहा लग यही रहा है कि माइनस हो ही गए हैं। और साथ ये भी कहा गया एक सहाफ़ी की तरफ से ही कि जो सूबाई अरकान असम्बली हैं उन्होंने कहा कि हम गंडापुर साहब की बात को टाल नहीं सकते, इसीलिए हमने ये कर दिया। अलीमा साहिबा ने कहा कि बोझ नहीं उठा सकते तो घर चले जाएँ। तो हो गए हैं माइनस खान साहब, अब यही असूम करें हम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तहरीक इंसाफ का किला है, आखिरी मजबूत किला है। और इस बजट से पहले मैंने एक ट्वीट की थी, बात की थी कि इस किले को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से बचाएं। आज जिस तरह के हालात हैं, हमारी सीटें बंटवारा हो गया, उसका माली गनीमत की तरह लोगों में तकसीम कर दी गई और अब उसकी बल पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की भी कोशिश की जाएगी। तो मैं हर उस कोशिश को सपोर्ट करूंगा जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो खान साहब की हुकूमत है, उसको मजबूत करती है। जहां तक माइनस की बात है, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गुजर गए, कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता सवाए अल्लाह ताला के। किसी अपने और किसी पराये को, किसी को भी इमरान खान साहब को माइनस करने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। फाइनली पॉलिटिक्स जो है वो इफेक्टिवनेस की एक आर्ट होती है। आपके खिलाफ जो पीडीएम की तहरीक चली जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को इकट्ठी हो गई, एहतजाज भी किए, इन हाउस चेंज भी आ गया। अब जब आपका ये सब कुछ करने का वक्त आया है तो आपके एलाइज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आगे बढ़ के क्या स्ट्रैटेजी होगी इस हुकूमत को चैलेंज करने की जो कि दिन ब दिन मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मैं तो पहले उससे डिसएग्री करता हूँ। वो बिल्कुल कोई इंटरनल नहीं था, इंडजनेस नहीं था। मैं आज भी उस पर पक्का मुझे यकीन है। वो साइफर जो आया था वो कोई हवा में नहीं था। अभी यहाँ अदम एतमाद पेश भी नहीं हुआ था और अमेरिका का जो वो था डोनाल्ड वो कह रहा था कि अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए। उसको कैसे पता था? मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का वजीर था, काबीना में बैठता था, मुझे नहीं पता था अदम एतमाद आ रही है। वो 7 समुंदर पार, उसको कैसे पता लगा? और इन दोनों जिस तरह उन दिनों जिस तरह अमेरिकन सफीर मिल रहे थे इन अपोजिशन के लोगों से, तो सवालिया निशान आज भी मौजूद हैं। जहां तक हमारे एलाइज की बात है तो वैसे भी मुहर्रम है और मुजम्मिल साहब आपको भी पता है और हमें भी पता है कि मुश्किल में अक्सरियत कूफी बन जाते हैं। मुश्किल में कभी कोई किसी के काम नहीं आता। हमने ये जमहूरियत का बोझ अपने कंधों उठाना है। हमने अपने दम पे अपने रब की मदद से अपने लीडर को निकालना है। कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। ये सारे दूध के मजनू हैं, ये सारे दूध के मजनू हैं, ये इक़्तिदार के पुजारी हैं। They are players of power politics. Don't expect ideological politics from these people who are languishing in the corridors of power politics for the last 40 years. ये इस खेल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने नजरियाती सियासत करनी होती तो इमरान खान साहब 700 दिनों से जेल में होते। ठीक है, ठीक है, पॉइंट आ गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तन्हाई तहरीक इंसाफ को अब सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अवाम हमारे साथ है, हमारा रब हमारे साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वफाकी हुकूमत मुसलसल अवाम को रिलीफ देने के दावे कर रही है। ये दावे टैक्स के हवाले से भी किए जा रहे हैं, बिजली के बिलों पर भी ये दावे हो रहे हैं। कल वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की तरफ से बिजली के बिलों में 35 रुपये के रिलीफ का ऐलान किया गया जो PTV फ़ीस की मद में सारिफीन से वसूल किए जा रहे थे। मगर दूसरी तरफ हुकूमत ने सुई गैस के फ़िक्स चार्जेस में 50% तक इजाफा कर दिया। एक दूसरा इजाफा जो आज रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर मुतवक्के है। इस पर आज मीडिया में रिपोर्ट होता रहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर तकरीबन 15 से 20 रुपये का इजाफा करने जा रही है। अब अपनी फ़ैसला तो वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत होगा, लेकिन यहाँ पर यह मेंशन करना चाहूँगा कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना होता है तो इसको आलमी मंडी से जोड़ा जाता है। मगर जब आलमी मंडी में कीमतें कम होती हैं तो इसका फ़ायदा आवाम को पहुँचाने की बजाय या तो ये बताया जाता है कि ये रकम बलूचिस्तान की सड़कों पर लगाई जाएगी या फिर इसको पेट्रोलियम लेवी नामी टैक्स में एडजस्ट कर दिया जाता है। क्या ये जस्टिफाइबल है? इस पर मैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का हवाला दूँगा। तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट माली साल 2023 से 24 में तकरीबन 600 अरब रुपये से ज़्यादा माली लीकेज का इंकशाफ कर रही है। इस रिपोर्ट में FBR की मुख्तलिफ कोताहियों की निशानदेही की गई। फिर इसी रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि साल 2024 में टैक्स फाइलर्स की तादाद में तो 76% का इजाफा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ
टैक्स रेवेन्यू में इजाफा सिर्फ 30% हुआ। इस साल जो बजट मंजूर हुआ इसमें FBR के इख्तियारात के हवाले से भी काफ़ी डिबेट हुई, जिसमें आर्टिकल 37AA पर तनकीद की जा रही है, जिसके तहत एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी पर वाज़े सबूत, ट्रायल और कमिश्नर की मंजूरी के बगैर ही 6 करोड़ रुपए से बड़े मुबैना टैक्स फ्रॉड का केस बना सकता है। ये इख्तियार सिर्फ केस तक महदूद नहीं बल्कि अकाउंट मुंजमद करने और फौरी गिरफ्तारी जैसे इख्तियारात तक की भी इजाज़त दे दी गई है। अब बिज़नेस कम्युनिटी इस कानून को काला कानून कह रही है। इनके बकौल जो जुर्म भी साबित नहीं हुआ इस पर गिरफ्तारी का इख्तियार देना नामुनासिब है। अब सवाल ये है कि जो कभी अपना टैक्स कलेक्शन का टारगेट पूरा नहीं कर सके, क्या वो 37AA के इख्तियारात हासिल करने के बाद टैक्स टारगेट को पूरा कर पाएंगे? इस पर और मईशत की दूसरी खबरों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब। शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि हम जो इकॉनमी की सूरत हाल है उस पर बात करें, रिसेंटली जो स्वात में वाक़या पेश आता है, 18 टूरिस्ट की कैजुअल्टी की रिपोर्ट की जा रही है। अब इस पर पोलर रीजन से बाहर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं कहा जाता है, और एनवायरनमेंट की जो फंडिंग का आर्गूमेंट है, क्या समझते हैं आपके 2050 तक के जो एस्टिमेट बता रहे हैं कि टेम्परेचर राइज़ करेंगे, अर्बन फ्लडिंग होगी और हमें बहुत ज़्यादा एक फ़ंड चाहिए इस सेक्टर में ताकि 2022 की तर्ज के फ्लड्स जिसने मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज़ को अफेक्ट किया वो दोबारा हो ना सकें। तो मिफ्ता साहब, आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं हम? देखिए, कोई अमाउंट पैसे डाल दें तो फ्लड्स नहीं रुक सकते पाकिस्तान में। फ्लड्स तो आएंगे, आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं। आप ऐसी जगह पे आबादियां ना हो या ऐसी जगह पे काश्त ना हो, या आप ऐसे नाले बना दें कि जिससे फ्लड का पानी समंदर में चले जाए। लेकिन ये समझना कि बारिशें नहीं होंगी क्योंकि हम कुछ कर लेंगे, तो वो अब टू लेट है। एक क्लाइमेट चेंज जो दुनिया में शुरू हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन जो 18 जाने जो ज़ाया हुई हैं, जो लोग जहाँ बहक हुए हैं, उससे क्लाइमेट चेंज के ऊपर डालते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं उसको नेचुरल हादसा करते हैं, लेकिन वो कहीं देर तक, बहुत देर तक लोग खड़े होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क का सिस्टम का फेलियर है। मैं इस पर कोई सियासत नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी पार्टी की किधर हुकूमत है, मतलब ये सिस्टम का फेलियर है कि ये लोग हुए हैं। और मैं उस दिन भी मैंने ये सवाल पूछा था और अब भी मैं ये सवाल पूछता हूँ कि इनमें कोई बड़े लोग होते, इनमें के MNA और MP अगर मौजूद होते तो क्या हुकूमतें, वफाक हो, सूबा हो, कोई भी हुकूमत हो, और ये जाहिर सूबे की जिम्मेदारी है, क्या हुकूमतें अमल में नहीं आती? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बड़े लोग जो होते वो अगर इधर होते तो उनकी जाने जा रही थी। ये गरीब लोग थे, ये बेचारे, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, तो इनको किसी ने वक्त पे रेस्क्यू नहीं किया। सही। इसके अलावा वजारत ख़जाना की तरफ से जो माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट आई है, 11 माह में कहा जा रहा है तरसीलात ज़र में, बरामदात में, दरामदात में इजाफा हुआ है, स्टेबिलिटी आ रही है। इसके अलावा प्राइमरी सरप्लस की बातें हो रही हैं। GDP ग्रोथ की पहली क्लेम जो थी उसको हमने डिबेट कर लिया। तो ट्रस्ट करेंगे इन फैक्ट्स को जो कि पेश किए गए हैं हुकूमत की तरफ से? लेकिन वहाँ सिवाय GDP ग्रोथ के जो हुकूमत जो है वो गलत कह रही है, इसके अलावा तो बाकी नंबर्स ठीक हैं, इसमें कोई बहस नहीं है कि बरामदात भी बढ़ी है और दरामदात भी बढ़ी है, दरामदात ज़्यादा बढ़ी है। मैशी स्टेबिलिटी पाकिस्तान में है। सवाल ये है कि स्टेबिलिटी कैसे आई है? क्या स्टेबिलिटी आई है इसलिए कि हुकूमत ने कोई पॉजिटिव इक़दाम लिए? तो वो आंसर है नो, हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया है। स्टेबिलिटी दो वजह से आई है। एक तो ये कि आपकी दुनिया भर में तेल की कीमतें, खाम तेल की कीमतें और दीगर कमोडिटीज़ की कीमतें कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे करंट अकाउंट के ऊपर या इंपोर्ट बिल पे प्रेशर कम हो गया। और दूसरा ये कि 3 साल से आप लोगों को गरीब करते आ रहे हैं, उनकी कुव्वत खरीद आपने मार डाली। जो आपने शरह सूद रखा उससे नौकरियां नहीं पैदा हुई। जब आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, जब आप गुर्बत बढ़ा रहे हैं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। एवरेज जो आदमी 3 साल पहले 1 लाख रुपए कमाता था, आज उसके लाख रुपए 60,000 के बराबर हो गए हैं। तो उसकी जब कुव्वत खरीद कम हो गई, कुछ खरीद ही नहीं पा रहा बेचारा, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, इंपोर्ट की डिमांड कम हो गई, उससे स्टेबिलिटी आई है। लोगों को गरीब करके स्टेबिलिटी आई है, लोगों को तकरीबन गुर्बत में धकेल के स्टेबिलिटी आई है। तो इस पे हुकूमत को शहनाइयां नहीं बजानी चाहिए। हुकूमत को ये करना चाहिए, कोशिश करके हुकूमत की तरफ, ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। आपने तेल की कीमतों की बात की, तो खबर तो ये गर्दिश कर रही है कि 15 रुपये तक का इजाफा हो सकता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। तो अगर इंटरनेशनली कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ बढ़ रही हैं, वो एक फार्मूला होता है जिसके तहत यहाँ से कम होती हैं, बढ़ती हैं। क्योंकि पिछले 15 दिनों में जंग के दौरान कीमतें बढ़ी हुई थी, तो यहाँ पे कीमतें बढ़ी हैं। देखें, कीमत में 2 चीजें होती हैं। एक तो फार्मूला बेस्ड कीमत होती है,
ठीक है, उसके अंदर दो अफेक्ट होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट के अफेक्ट हो सकते हैं। नंबर एक, एक्सचेंज रेट क्या है, वो भी मार्केट बेस्ड होता है फॉर द मोस्ट पार्ट। इस वक्त एक्सचेंज रेट जो था वो रुपया टूट रहा है, उसकी वजह ये कि स्टेट बैंक को बहुत सारा रुपया वापस करना था, और कुछ तो रीरोल भी चाइना ने किया है, वो बहुत सारा रुपया, क्योंकि पिछले माजी के हमने जो हमारे गुनाह हैं, जो हमने लोन लिए रहे थे बेहताशा, उसको आज वापस करना पड़ रहा है, तो इसलिए ये तो पैसे होते हैं। और नंबर दो जो होती है कि वो हुकूमत इस पे टैक्स कितना लगाती है इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर। तो इस वक्त पिछले 15 दिन पहले तक तो 78 रुपए टैक्स था। मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत टैक्स बढ़ाएगी। हो सकता है कि IMF से बात मैंने सुना है कि 100 रुपए तक की हुई है, तो वो हुकूमत टैक्स लगाएगी, लेवी लगाएगी 100 रुपए, और उसके ऊपर शायद कार्बन लेवी लगा लेगी 2.5%। लेकिन बाकी तो इंटरनेशनल प्राइस होती है, ना वजीर आजम कम करते हैं ना वजीर आजम बढ़ाते हैं, ये फार्मूला होता है। बिल्कुल। इस पे पिछले 12 महीने में ब्लूमबर्ग की भी एक रिपोर्ट आई है जो कि ये कह रही है कि डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है 59% से कम होकर 47% रह गया है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? इस पर कोई डाउट ही नहीं। आप देख लीजिए कि आज से 2-3 साल पहले, 2 साल पहले जब आप टीवी के शो करते थे तो कितनी मरतबा आप इकोनॉमिस्टों को बुला के पूछते थे कि यार डिफॉल्ट का क्या रिस्क है। आज तो कोई बात नहीं करता है अल्लाह की मेहरबानी से। तो डिफॉल्ट का रिस्क तो नहीं है, क्योंकि ये देखें पाकिस्तान की मईशत जब तक के पेट्रोल $70-75 तक होता है, पाकिस्तान की मईशत का डिफॉल्ट का चांस नहीं होता। उसके बाद जब चले जाता है तो आपके डिफॉल्ट का चांस बनता है। आज क्योंकि $65 का ऑयल है तो पाकिस्तान की मईशत के पास एक फिस्कल स्पेस है, और अगर ये शहबाज शरीफ साहब इसको इस्तेमाल कर लेते और कुछ रिफॉर्म्स कर लेते तो बेहतरी आ जाती। वो उन्होंने जाया कर रहे हैं, जाया कर चुके हैं और जाया कर रहे हैं लोगों का वक्त, और हम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, दुनिया हमसे आगे निकल रही है। सही। 2024 का जो टैक्स साल है, इसके जो फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो रिटर्न जमा करवाने वाले अफराद हैं उसमें 76% रेज़ हुआ है, इजाफा हुआ है, लेकिन जो टैक्स रेवेन्यू उसमें सिर्फ 30% रेज़ हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि जो लोग फाइलर बनना चाह रहे हैं वो सिर्फ जो उससे अटैच्ड बेनिफिट्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन टैक्स दे नहीं रहे, और इसका फिर कर क्या सकती है हुकूमत? देखिए, वो क्योंकि आपने पहले कैटेगरी रखी थी नॉन फाइलर्स और फाइलर्स की, मतलब नॉन फाइलर से मुराद ये कि जो आदमी कहे कि हम आपके कानून नहीं मानते, हम आपको टैक्स नहीं देते, लेकिन बहरहाल अगर हमको गाड़ी खरीदनी हुई तो कुछ फालतू पैसे दे देंगे। फिर आपने कहा कि चलो नॉन फाइलर और फाइलर के बाद लोगों को जब गाड़ी खरीदनी होती तो एक दिन पहले फाइल करा देते। फिर आपने कैटेगरी डाली लेट फाइलर्स की। ये लेट फाइलर जो है 10,000 रुपये नहीं देगा ज्यादा, 8,000 रुपये ज्यादा एग्री देगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट इट्स अ डॉग चेसिंग इट्स ओन टेल। देखिए सच्ची बात है कि फिर इस बार आपने कोशिश की हुकूमत ने कि हम उन लोगों को जो फाइलर नहीं है गाड़ी और मकान नहीं खरीदने देंगे, लेकिन आखिर में फिर इतनी एग्जाम्पशन दे दी कि 1300 सीसी की गाड़ी खरीद लो और 1000 गज का मकान खरीद लो, उसके बाद बताना। तो पागलपने वाली बातें। हुकूमत को देखिए, एक तो टैक्स रेट्स कम होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे जहन के अंदर कि जो शायद अब्बासी साहब जो वजीर आजम थे और मैं वजीर खजाना था और हम जब लेके गए थे टैक्स रेट्स को 15% कर 15 नहीं कर सकते तो 20-22% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक इमरानी माहिदा होता है हुकूमत का और आवाम का कि अगर आप इतना टैक्स लेते हैं तो आप देते क्या हैं। तो हुकूमत को कभी शहबाज शरीफ साहब को और जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं और साहिब हैं उनको कभी देखना चाहिए कि हमने दिया क्या है लोगों को। ना हमने तालीम दी है, ना सेहत दिया है, ना दी है, तो फिर आप इतना टैक्स ले क्यों रहे? बिल्कुल। ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जो टैक्स सिस्टम है पाकिस्तान का उसमें एक ब्लैक होल है 662 अरब रुपए का, और FBI की कारकर्दगी पे ये चार्जशीट से कम नहीं है। किस तरह हो जाता है इतना बड़ा ब्लैक होल जो है मेंटेन कैसे कर लेती है FBI? लीकेज जो अब ये बात जी मैं अब ये बात हमको देखने की है कि जब FBI एक नोटिस देती है, 1 अरब रुपए का नोटिस देती है, तो कितना % रिकवरी होती है। अगर एक टैक्स पेयर को बोलती है कि आपने 1 अरब रुपए का टैक्स नहीं दिया तो रिकवरी जो है वो 1% भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये कि FBI या नोटिस एकदम गलत है, या फिर ये कि नोटिस जाने के बाद उसके बाद कोई मुकमका हो जाता है, और इनफैक्ट वही होता है। और उसके बाद आपने उन्हीं FBI वालों को आप कहा कि आप मुंजमद कर लें अकाउंट से पैसे निकालने, और तीसरी फिर आपने कहा कि आप अरेस्ट कर लें। तो ये पता नहीं आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब सिविल लिबर्टीज तो खत्म कर दी हैं, फाइनेंशियल लिबर्टीज भी खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था। ये जो आर्टिकल 37AA है इस पे काफ़ी तनकीद हो रही है कि कुछ साबित होने से पहले ही आप अरेस्ट कर सकते हैं, ट्रायल और कमिश्नर की मंजूरी के बगैर ही जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसको इतना एम्पावर कर दिया है। तो बिजनेस कम्युनिटी तो एहतजाज कर रही है इस पर। बिल्कुल होना चाहिए। देखें, इससे पहले भाई एक ही कंपनी को, एक ही इदारे को पावर था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पकड़ ले, और वो था नैब।
उसमें भी नैब जो था वो चेयरमैन से पूछता था, और अब तो इन्होंने तो ये कह दिया कि असिस्टेंट कमिश्नर को अगर कमिश्नर साहब ना मिले तो वो बगैर उसके भी पूछ सकते हैं और दूसरे दिन बता सकते हैं। तो पहले दिन आपने पकड़ लिया तो किसी बिजनेसमैन की पदवी तो उछाल दी ना, ये तो नहीं हो सकता ना। फिर उसके बाद हमने सुना था कि वजीर आजम साहब ने कहा कि नहीं वो कमेटी होनी चाहिए, तो मैं ये सचमुच ये समझता हूँ कि कमेटी होनी चाहिए, और अगर उसके अंदर कुछ बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव हों तो अच्छा हो, क्योंकि ये एफबीआर को इस किस्म का पावर देना कि वो किसी इज्जतदार बिजनेसमैन को जाके अरेस्ट की थ्रेट करें, ये तो एक अब्यूज के लिए आप वो जगह खोल रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऑन द लास्ट नोट, चाइना ने 3.4 अरब डॉलर का जो कर्ज है उसको रोल ओवर किया है, क्या इम्पैक्ट होगा और ये एक्सपेक्टेड था? जी, एक्सपेक्टेड जरूर था, लेकिन फिर भी कोई चीज अगर अच्छी हो जाती है तो अच्छा है। चाइना में देखें, आईएमएफ से हमारी एक ये एग्रीमेंट था कि जून की 30 को 14 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के अकाउंट में होने चाहिए। पाकिस्तान के अकाउंट में जब हमने चीन को ये पैसे वापस कर दिए तो 8.9 बिलियन डॉलर सिर्फ हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व में रह गए थे, जो कि बहुत डेंजरस है। 10 बिलियन से नीचे तो कभी भी नहीं होना चाहिए। हमने 14 बिलियन का आईएमएफ से वादा किया हुआ था, तो इसीलिए बहुत अरसे से मार्केट से स्टेट बैंक डॉलर खरीद रहा था, और इसकी वजह से आपने देखा कि डॉलर की वैल्यू भी बढ़ रही थी, और बहुत अरसे से स्टेट बैंक जो था वो इंपोर्ट नहीं करने दे रहा था। और आपने ये देखा कि अभी ये एडिबल ऑयल, खाने पीने का जो तेल होता है, उसकी एलसियां नहीं खुल रही थी, जिसकी वजह से तेल में महंगाई भी हो गई है। तो अब वो अल्लाह करेगा तो वो स्टेट बैंक पैसे देगा तो मार्केट में थोड़ी सी शॉर्टेज कम होगी, तो हम 13 बिलियन पे पहुंचेंगे, 14 पे तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन 13 बिलियन मेरे ख्याल से आज रात तक हो जाएंगे, जो कि स्टेट बैंक से हमारा आईएमएफ से 14 का था। तो ये जरूरी थे कि ये पैसे आ जाते। अब लेकिन इससे बात ये पता चलती है कि मुल्क अब भी जो है वो लोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सेहत जो है वो लोन के ऊपर होती है, और $65 के ऑयल के अंदर भी अगर हमको चीन वगैरह कर्जे ना दें तो हम लुढ़क ही रहे। बिल्कुल, मईशत का जो इन्हिसार है वो अब भी कर्ज़ों पे ही है। बहुत शुक्रिया, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।